से भी वो निकल के जा रही हैं, तो ये एक तरह से कहें बीजेपी की जीत हुई और सुक्खू की हार हुई, क्योंकि सुक्खू वहीं ऊना और हमीरपुर के रहने वाले हैं और वहाँ के उप मुख्यमंत्री वहीं हमीरपुर के हैं। तो वहाँ देखिए कि उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के ही एक तरह से हार है। यदि कंगना रनौत वहाँ से जीतती है, वो मंडी से जीतती है। जी 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 सर लेकिन विक्रमादित्य के फैक्टर्स की अगर बात की जाए, और इस बीच सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीपीएपी के नेता हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस डिबेट में, और आपका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर आई है, मंडी संसदीय सीट कंगना रनौत ने जीत ली है, उस पर हम चर्चा करें, फिर मैं आपका रुख करूंगी। संजय बघेल जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि विक्रमादित्य सिंह के हारने के पीछे क्या उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर एक फैक्टर माना जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में फरवरी के महीने में घटनाक्रम घटा, उसके बाद विक्रमादित्य का पंचकुला के उस होटल में जाकर उन नेताओं से मिलना और फिर दिल्ली जाना, और ये खबरें वहां से निकल कर आना कि उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। प्रतिभा सिंह का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, क्या ये एक फैक्टर माना जा सकता है कि थोड़ा सा इस चीज का ड्रॉबैक रहा हो? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये जो है ना, ये जो हमीरपुर की सीट की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हमीरपुर से, मंडी से नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया। दूसरा, जो विक्रमादित्य जी का डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो उस तरह से, जिस तरह से देखिए पूरा जो फेस हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी फेस पे लड़ा गया था, लेकिन वो लेगेसी वहाँ की अध्यक्ष जो थी प्रतिभा जी थी। तो एक तरह से भले अध्यक्ष आप रही हो, लेकिन जो जमीन पे नेता थे वो सुक्खू जी थे। तो सुक्खू के विरोध में जाना, क्योंकि मेहनत सुक्खू की थी, और एक तरह से कहीं ना कहीं उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को ये विक्रमादित्य जी के पिताजी या उनकी माताजी ही रोकने की कोशिश किया, लेकिन जमीन पे वो लगातार मेहनत करते रहे। अब मेहनत पब्लिक सब है, वो क्योंकि पब्लिक है, सब देखती रहती है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। तो यदि सुक्खू के विरोध में जाकर के विक्रमादित्य जी इस तरह से पंचकूला के होटल में रहा हो, या कि केंद्र के नेताओं से मिलना रहा हो, कहीं ना कहीं उनकी मैच्योरिटी दर्शाती है। अभी इतने थोड़ा सा मुझे लगता था 5-10 साल और रुकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत माफी के साथ जम्मू से जुगल किशोर जीत चुके हैं, और बड़ी खबर आपको बता दें, रमन भल्ला को शिकस्त दी है और जम्मू संसदीय सीट में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। जुगल किशोर वहां से जीत गए हैं। सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब, सबसे पहले तो डीपीएपी को कहां देख रहे हैं, और जम्मू का नतीजा आ चुका है, जुगल किशोर जीत चुके हैं, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? और डेमोक्रेसी में हार जीत चलती है। जम्मू में हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, और हम उधमपुर में चुनाव लड़ रहे थे, और अनंतनाग में और उधमपुर में अगर हमें नुकसान किसी ने पहुंचाया, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके, क्योंकि कांग्रेस का जो एक दागदार लीडर था, वहां कैंडिडेट था, जिसने 8 साल की बच्ची के कातिल और रेपिस्ट का साथ दिया, तो वहां हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वहां कांग्रेस ने जो है मिसलीड किया, और उमर अब्दुल्ला साहब ने वहां कैंपेनिंग की हमारे खिलाफ। हालांकि वहां अगर हम देखें तो नॉन मुस्लिम वोट 7 लाख से ज्यादा है चिनाब वैली को लेके, और हमने सपोर्ट की थी नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद साहब को। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है 1 लाख की लीड से वो जीत रहे हैं, उससे भी ज्यादा वो जाएंगे। तो आजाद साहब ने ये लाजिम नहीं समझा, क्योंकि हमारी 1-1.5 साल पुरानी पार्टी थी, चुनावी निशान भी नया था, लोगों तक हम ज्यादा पहुंच नहीं पाए, लेकिन जिसको हमने सपोर्ट की, और हमारा ये मानना था कि उमर अब्दुल्ला का हारना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो गरूर, जो तकब्बुर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, जिस तरीके से एक शख्स जो 5 साल जेल में था और अभी भी जेल में है, इंजीनियर रशीद साहब, और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला लंदन जाते थे क्रिसमस मनाने के लिए, गुलमर्ग जाते थे बर्फ के मजे लेने के लिए। तो 370 पे अगर लड़ाई किसी ने लड़ी पार्लियामेंट में, वो गुलाम नबी आजाद साहब थे। उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब जो है उनको जेल में डाला गया, और हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अब तो कश्मीर के लोगों ने डिसाइड किया, और लोगों ने ये दिखाया कि कश्मीर के लोग जो हैं ईमान वाले लोग हैं,
वो डिस्को नाच गाने पे यकीन नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया एनसी को। अगर अनंतनाग में मजहब का कार्ड नहीं खेला होता, क्योंकि हम भी एहतराम करते हैं मियां साहब का, और श्रीनगर में रऊला साहब एक मजहबी लीडर है, दोनों मजहबी लीडर हैं, अगर वहां सिंपैथी उनको मिली ओनली बिकॉज वो मजहबी लीडर थे, नहीं तो एनसी की वहां भी जमानत जब्त हो जाती। और जिस तरीके से एनसी को आज खासकर प्रेसिडेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर दो हार गए, हारने वाले हैं दोनों, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इन तंजीमों के लिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो। और आजाद साहब ने ये नहीं देखा कि मेरी तंजीम हारेगी या जीतेगी। हमारा वहां कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर में शोएब लोन साहब थे, तो शोएब लोन साहब ने अपना कैंडिडेट जो है साइड पे रखा। उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो 5 साल से जेल है। इसीलिए आजाद साहब को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आजाद साहब के अंदर इंसानियत है। उन्होंने एनसी और पीडीपी की तरह कत्लो गारत नहीं की, उन्होंने टाड़ा नहीं लाया, पोटा नहीं लाया, एसटीएफ नहीं लाया, टास्क फोर्स नहीं लाया, पैलेट नहीं चलाए, बुलेट नहीं चलाए, अंधा नहीं कर दिया कश्मीर की आवाम को। तो ये जो मैंडेट नॉर्थ कश्मीर में आज मिला है, जो इंजीनियर रशीद साहब जीत रहे हैं, जिनको बिल्कुल सलमान निजामी साहब, बहुत माफी के साथ मैं आपको भी रोकना चाहूंगी यहाँ पर, और एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है कांगड़ा संसदीय सीट से, जहां आनंद शर्मा को हराया है बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज ने। तो 3 सीटें हिमाचल से अभी तक बीजेपी के झोले में, एनडीए की झोली में आ चुकी हैं। गोविंद सर कैसे देख रहे हैं? राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा का तो कैंडिडेचर में ही दिन रात का अंतर था। बिल्कुल लेकिन मैं एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि आनंद शर्मा जी की जो एक इमेज है वो कोई जनता के लीडर वाली इमेज नहीं है। और उनका अगर पूरा कैरियर देखें तो बहुत सारा जो वो चुन के जो आए वो राज्यसभा से वो चुन करके आते रहे, और वो उसी द्वारा वो आते रहे। मेरे ख्याल से काफ़ी सालों के बाद वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे, और चूंकि वो जनता के नेता नहीं है और न जनता की वो कभी भी उस मुद्दों को उठाया है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी की वो जरूर एक बहुत ही सीनियर नेता है, और उनकी एक पूरे और काफ़ी टाइम तक वो सेंट्रल में मंत्री भी रहे, काफ़ी काम किया। तो इतने लंबे एक तो जो भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल जो मिस्टर राजीव भारद्वाज जी से चुनाव हार जाना, वो भी इतने बिग मार्जिन से हार जाना, तो ये संजय शर्मा जी का रिएक्शन ले लेते हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, एक और बधाई, आनंद शर्मा को हराया है राजीव भारद्वाज ने, और कहीं ना कहीं शायद भाजपा को इस बात का इल्म था, भाजपा को पता था ये। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, आनंद शर्मा शिमला के, अगर उनको हिमाचल का रहने, एक तो हिमाचल में उन्होंने अपना समय व्यतीत ही नहीं किया। जब भी वो केवल राज्यसभा का चुनाव लड़ने, अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने और वहां से अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेने, मात्र इतना इनका हिमाचल का दौरा रहता था। उसके अलावा इन्होंने हिमाचल के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन मंत्री रहते भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज यह है कि वो शिमला के रहने वाले, और शिमला से आकर के कांगड़ा, जहां की इनको शायद जिन 17 विधानसभा क्षेत्रों से ये चुनाव लड़ रहे थे, इनको शायद 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों के नाम भी याद नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी का वहां से इंपोर्ट करके लाना और उनको चुनाव लड़वाना, क्योंकि उनका जिस तरह से भाई साहब कह रहे थे, उनका चुनावी राजनीति का कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका इतिहास नहीं रहा है। उन्होंने बहुत पहले जो है वो 1984-85 में एक विधानसभा को चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हारे थे। उसके बाद उन्होंने कभी भी चुनावी राजनीति की तरफ अपना रुख नहीं किया। तो अब इस बार जो है वो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्होंने कांगड़ा से अपना उम्मीदवारी के ऊपर सहमति जताई। अब किस तरह से जिताई ये तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आश्वस्त थी कि हम एक अच्छे मार्जिन के साथ यहां से जीत करके जाएंगे। और वही चीज जो है वो सामने देखने में भी आई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाली जो सीट बनी है वो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की सीट बनी है। और राजीव भारद्वाज एक सक्षम कार्यकर्ता थे। राजीव भारद्वाज उस क्षेत्र के रहने वाले थे और लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से पार्टी में सक्रिय थे। तो पार्टी के और मतदाताओं के साथ उनका एक अच्छा संपर्क था, और उसी का परिणाम जो है वो आज ये देखने को मिला है। ठीक है, संजय बघेल जी, आनंद शर्मा की हार को कैसे देख रहे हैं? ये राजीव भारद्वाज की जीत से बड़ी आनंद शर्मा की हार है कांग्रेस पार्टी के लिए। चंबा में जाकर प्रियंका गांधी वाड्रा उनके लिए सभा करके आती हैं, वोटों की अपील करके आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हार का अंतर है वो लाखों में है।
पूरी तरह तय था कि हिमाचल प्रदेश में जितनी सीटें हैं एक तरह से बीजेपी के झोली में जाएंगी। और हाँ, आनंद शर्मा एक बड़ा फेस ज़रूर है, भले मंत्री रहे हों, कांग्रेस के कद्दावर लीडर रहे हों, लेकिन ज़मीनी लीडर वो नहीं रहे। ज़मीन पर उनका काम नहीं दिखाई, वो उनका पूरी राजनीति दिल्ली और शिमला से चलती थी। तो एक तरह से स्ट्रेटजिशियन रहे, प्रवक्ता रहे, लेकिन कहीं भी उस तरह से उन्होंने ज़मीन पर काम नहीं किया। जहाँ तक राजीव दीक्षित की बात थी, तो यदि हम कांग्रेस से देखें, राजीव भारद्वाज जी की बात करें तो वहाँ पे देखिए कि दो बड़े लीडर हैं। एक राकेश पठानिया थे जो विधानसभा में से हैं, और दूसरा जो मंत्री भी रहे स्पोर्ट्स और शिक्षा के, दूसरे राजीव भारद्वाज एक तरह से संगठन के व्यक्ति थे और उसकी वजह से संगठन में उनकी पकड़ भी थी। तो वहाँ के लोगों के बीच में राजीव भारद्वाज में पॉपुलर फेस थे। और उस तरह से यदि वहाँ की सरकार ने या कि बीजेपी ने जिस तरह से उनका सीट तय किया, क्योंकि पहले दो लोगों के बीच में चल रहा था किसको टिकट मिलेगी, राकेश पठानिया जी को मिलेगी या राजीव भारद्वाज जी को मिली, अंतर राजीव भारद्वाज जी को मिली। तो संगठन ने पूरा जो उन पर विश्वास जताया था और जिस तरह से उन्होंने देखा कि उनका कार्य पिछले 20-30 साल में इस तरह रहा, और शांत स्वभाव के राजीव भारद्वाज जी को वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एनडीए और बीजेपी ने की वजह से ये कांग्रेस का एनालिसिस करने की जरूरत है कि आनंद शर्मा जैसे स्टेचर के नेता को उन्होंने कांगड़ा संसदीय सीट पे भेज दिया, जबकि वो शिमला से ताल्लुक रखते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा उनका नाता है नहीं। और अब क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटें हैं, 3 भाजपा की झोली में आ चुकी हैं, 1 बची है शिमला, जिसको लेकर शुरू से ही जब पहला रुझान आया था तभी से असमंजस की स्थिति बरकरार थी। वहां पर क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। और मैं सलमान निजामी साहब से बात कर रही थी सर, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। सलमान निजामी साहब, डीपीएपी को लेकर ये कहा जा रहा था कि डीपीएपी लोकसभा के चुनाव बहुत सिंसियरली शायद ना भी लड़े, लेकिन अपनी जमीन मजबूत कर रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है असेंबली इलेक्शंस के लिए, और कमोबेश वही होता हुआ नजर भी आया सर। का था, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने पहले ये ऐलान किया था कि मैं साउथ कश्मीर से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन फिर हमारी पार्टी ने जब उन्हें कहा और लोगों ने भी ये कहा कि भाई अगर आपको पार्लियामेंट में जाना था तो आपको रिटायरमेंट के वक्त जो है बहुत से पार्टियों ने आपको ऑफर भी किया कि आपको राज्यसभा देंगे, तो इसलिए अगर आप फिर वापस पार्लियामेंट चले गए तो यहाँ जम्मू कश्मीर को कौन संभालेगा? क्या हम एनसी और पीडीपी के हाथ में फिर से दे दें जम्मू कश्मीर, जिन्होंने यहाँ कत्लो गारत की? तो इसलिए आजाद साहब ने अपने काडर को, संगठन को इकट्ठा करने की कोशिश की, और आज आप देख रहे हैं कि हर सीट पे डीपीएपी अपना वोट ले रही है। और नए नए चेहरे थे हमारे। एडवोकेट सलीम परेज साहब एक अननोन चेहरा था जो शायद पॉलिटिकल जो जम्मू कश्मीर की स्टेट पॉलिटिक्स में उतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, लेकिन अपने इलाके में थे, वो डीडीसी रहे हैं और हमने उनको मौका दिया। आमिर भट्ट साहब हमारे श्रीनगर कैंडिडेट थे, तो वो बिजनेसमैन थे, आजाद साहब ने उनको चांस दे दिया ताकि नए लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दें, हम नए लोगों को मौका दें। और खासकर नॉर्थ कश्मीर में हमारा फोकस था, जैसे ताज मोहिद्दीन साहब हैं, शोएब लोन साहब हैं, पूरा काडर हमारा वहां फोकस कर रहा था, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि उमर अब्दुल्ला का गरूर खत्म होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ कत्लो गारत का माहौल पैदा किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह तक कह दिया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले। फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली जाके वो एक नारा देते थे, कश्मीर में दूसरा नारा देते थे। अब उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सलमान निजामी साहब, मैं आपको बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ यहाँ पर, और बड़ी खबर निकल आई है जहां मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप, ये हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी को इन्होंने हराया है। तो लीजिए, चारों की चारों सीटें बीजेपी के खाते में आ गई हैं और मार्जिन भी ठीक ठाक है, और शिमला संसदीय सीट भी भाजपा ने अपनी झोली में डाल ली है। मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप ने ये सीट जीत ली है। विनोद सुल्तानपुरी वो हैं जिनके पिता 6 बार से सांसद रहे हैं ऑलरेडी, और विनोद सुल्तानपुरी को इसीलिए मैदान में उतारा था कि उनके फादर का जो राजनीतिक जो तजुर्बा था, जो राजनीतिक उनकी एक छाप थी, जो राजनीतिक पकड़ थी, उसका फायदा शायद विनोद सुल्तानपुरी को मिले, लेकिन वो कैश उसे नहीं कर पाए और सुरेश कश्यप ने जीत दर्ज कर ली है। तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी से कंगना रनौत, शिमला से सुरेश कश्यप और कांगड़ा से राजीव भारद्वाज, भाजपा की ये चारों सीटें भाजपा ने जीत ली हैं और कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है यहाँ पर।
रिएक्शन ले लेते हैं संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी शायद आपको भी नहीं होगी क्योंकि अभी उपचुनावों के नतीजे बाकी हैं सर। नहीं, देखिए, जो लोकसभा के चुनाव हैं, हम पहले दिन से बोल रहे थे कि हम 4 की 4 सीटें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पिछले 15 महीने से कांग्रेस सरकार काम कर रही थी, जिस तरह की झूठी गारंटियां, ये भी एक मुद्दा था और उसके ऊपर भी लोगों ने अपना वोट डाला है। और इसके अलावा जो है मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष के नीतियां जो है, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव जो है वो हिमाचल में देखने को मिलता है और उसका लाभ भी जो है वो निश्चित तौर पे मिलना स्वाभाविक था भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आश्वस्त थी कि हम 4 के 4 विधानसभा क्षेत्र जो है वो जीतेंगे। हालांकि ये आशंका जताई जाती थी कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है और शायद ऐसा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी ना दिखा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है जिस तरह से संगठित होकर के हमने चुनाव लड़ा है, हम चुनाव में उतरे थे और हम पहले दिन से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आखिर तक अपने उम्मीदवारों को तय नहीं कर पाई थी, हमारे उम्मीदवार जो है वो लगभग 2 महीने पहले से ही तय थे और उनका जो है वो फील्ड में जाकर के काम करना और उनकी एक अपनी छवि जो है, सभी की अच्छी छवि थी और उसी का लाभ जो है वो मिला है। चाहे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष उनका स्थान रहा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चारों उम्मीदवारों के लिए आश्वस्त थी और वही परिणाम हमें देखने को सामने आए। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें भाजपा ने जीत ली है, कांग्रेस की कहां चूक रही? क्या उम्मीदवार की घोषणा करने में देरी हुई या फिर जिन नामों का ऐलान किया, चाहे वो आनंद शर्मा हो या फिर विनोद सुल्तानपुरी हो, जिस तरह से नामों का चयन किया गया, सतपाल रायजादा हो, उसमें कमी देखने को मिली? क्या आप मानते, क्या फैक्टर रहे होंगे? देखिए, पहले तो मैं मीडिया को बधाई देना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने एग्जिट पोल निकाला था वो आपका एग्जैक्ट पोल बना। आप लोगों ने एनडीए गठबंधन और खासकर बीजेपी को ही 4 सीटें दिखाई थी हिमाचल प्रदेश में, जो सबके सामने आ गई हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज की, आप लोगों का एनालिसिस बिल्कुल ठीक था। कांग्रेस के बारे में मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। कहते हैं, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। कि आप एक हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट, चाहे आपके शिमला सीट के ऊपर हो चाहे अन्य सीट के ऊपर हो, आप लाते हैं जो कैंडिडेट को लोकल लोगों के बीच में कोई अनुभव नहीं है, वो उनके बीच में काम नहीं करता है। सिर्फ यह है कि बड़ा नाम है, वो दिल्ली की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है लेकिन लोकल ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे कैंडिडेट को आप सीट के ऊपर लड़ाते हैं तो आप सोचिए कि आपको जीत मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, होता क्या है कि जहां पर बहुत ओवर पॉपुलेटेड एरियाज है, शहरी आंकड़े हैं, वहां पर आप पार्टी के नाम के ऊपर या बड़े नेता के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जहां पर भी, मैंने पूरे इंडिया का पैन इंडिया सर्वे है ये, कि गांव देहात की सीट होती है, खास करके पहाड़ी इलाके जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश ही है, यहाँ पर आबादी थोड़ी है, तो नेताओं का इंटरेक्शन होम टू होम, पर्सन टू पर्सन होता है। तो ऐसे में लोग उसी को वोट देते हैं कि भाई ये मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा होता है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, खुशी होती है, आता जाता है। दिल्ली से आया हुआ कैंडिडेट या बड़े शहर का आया हुआ कैंडिडेट, उसको अपना नहीं लगता है कि मेरे को कल को भी आपको सरकार दिल्ली में किसी की बने, लेकिन आपको अगर काम पड़ेगा तो आप तो अपने लोकल एमपी एमएलए के पास जाओगे ना। अगर उसे ही खोजना इतना मुश्किल हो जाए तो आदमी कैसे ट्रस्ट कर पाएगा? तो इन चीजों का फायदा बीजेपी ने उठाया है और वो 4 सीटें आपका एग्जिट पोल बना है। और ये पूरे कमोवेश पूरे भारत में यही स्थिति बनने जाने वाली है। देखिए, अभी हम एग्जिट पोल देख रहे थे कि यूपी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, जितनी बीजेपी सीटें जीत रही थी उससे कम का आंकड़ा आ रहा है। वो भी वही रीजन है कि कैंडिडेट का चॉइस बहुत जरूरी है। भाई आपके बड़े नेता का नाम बहुत ऊंचा होगा, माना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, लेकिन लोकल लोग जो होता है वो अपने लोकल कैंडिडेट से जुड़ाव रखता है, वही चीज देखने को मिलेगी उसको। तो आज आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी को वहां पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर परमवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जो कनेक्ट है वो बहुत जरूरी है। और इसी के साथ संजय बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सलमान